नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि कहते हैं कि कृषि विना न जीवन्ति जीवाः सर्वे प्रणश्येत, परंतु आज हमारे प्रदेश का किसान, बागवान और हमारे दोनों ही विश्वविद्यालय के, चाहे वो बागवानी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, वैज्ञानिक, इन सभी के अथक प्रयासों से दिनों दिन कृषि और बागवानी में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे ही सफल किसान श्री सुनील दत्त जी आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। सुनील जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, नमस्कार। दर्शकों, सुनील दत्त जी वैसे तो जिला मंडी के जोगिंदरनगर के रहने वाले हैं, परंतु यह मशरूम की जो खेती कर रहे हैं वह प्लांट इन्होंने जिला कांगड़ा के ज्वाली क्षेत्र में लगा रखा है। मशरूम की खेती का क्या महत्व है, किसान बागवानों के लिए इसमें रोजगार के साधन किस प्रकार बढ़ सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मशरूम की अपने आप में एक महत्ता है, परंतु यदि इसे रोजगार के रूप में चुना जाए तो उसमें किस प्रकार और महत्ता बढ़ जाती है, इस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपने बागवानी विश्वविद्यालय नौनी से एमएससी कर रखी है। आपने एमएससी करने के बावजूद क्या रोजगार के रूप में सरकारी नौकरी को नहीं चुना? इस पर थोड़ा सा आप जो है दृष्टिकोण डालें। सर, 2006 में नौनी विश्वविद्यालय से मैंने एमएससी अपनी उत्तीर्ण की। उसके बाद घर में दिक्कत थी, मेरे फादर, जैसे मैंने एमएससी की मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि सब लोग जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ एक लोग थे, हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्राइवेट जॉब की थी और अच्छे स्केल से अच्छे सैलरी लेते थे, पैकेज लेते थे, और वो वापस आ गए थे। फिर वो बीच में ना कई बार हमारे को जैसे पढ़ाते थे जब, फिर वो थोड़ा पछताते थे कि मैं प्राइवेट में होता था, यार ठीक था जी, क्योंकि उस टाइम सैलरी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत कम थी जी। 2006 में बहुत पुराना स्केल था, उसमें वाइस चांसलर तक को 35-40 हज़ार तक शायद इतनी सैलरी मिलती थी। तो 2006 के बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब की तरफ जाना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा यहाँ भी हमारे जैसे अदानी वालों के कोल्ड स्टोर लग गए थे, वहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया यहाँ शिमला में अपने। तो हमारे यूनिवर्सिटी के बड़े बच्चे वहाँ भी चले गए थे, फिर मैं भी गया, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने नहीं रखा मेरे को। फिर 1-2 जगह मैंने प्राइवेट जॉब की। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब की तो थोड़ी स्मॉल स्केल की थी, जैसे कहीं गार्डनिंग की कर ली, इसकी फूलों वाली इंडस्ट्री में किसी कहीं लग गया, कहीं जो पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री में काम किया, तो वहाँ 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह देते थे जी। तो इसके क्या हुआ, मेरे को 2007 में एक ऐड आई इसमें अखबार में कि यहाँ एक मशरूम प्लांट है, एग्रो डच इंडस्ट्री, लालड़ू, अम्बाला और चंडीगढ़ के बीच में पड़ता है लालड़ू इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ एक प्लांट था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चंडीगढ़ के पास ही जॉब है, तो मैं इंटरव्यू देने उनको फ़ोन किया, बोले ठीक है आप आ जाओ जी। ठीक है, तो ड्रेसअप होके गया। अगले दिन तो वहाँ देखा तो कोई ड्रेसअप कुछ नहीं है, कीचड़ बारिश हुई थी जी। तो उन्होंने एक चीज़ पूछा मेरे से इंटरव्यू में कि आपको मशरूम मंगाना आता है? तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया, जो उनके वहाँ के मैनेजर थे उनको, कि उगाना तो नहीं आता है, पढ़ा है किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आता। उन्होंने उतना ही सुना, तो बोलते यार हिमाचल के लोग वही बोले होते हैं और सच बोलते हैं। उन्होंने बोला ठीक है कल से आप आ जाना जी। फिर मैंने कल तो नहीं आ सकता, कहीं जॉब करता हूँ, नहीं आप आ जाना भाई, कोई और भी आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कहीं ज्वाइन। फिर मैंने 2000 जैसे वहाँ से ज्वाइन किया, मैंने मार्च 2007 में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरी सैलरी मिलने के बाद पूछा कि कितनी सैलरी लेनी है। मैं कहा सर आप बताओ। तो एक लड़का और था, वो एमएससी था, उसकी 25 हज़ार दे रहे थे। फिर मैंने कहा मेरे को भी इतनी दे दो। बोले नहीं, सैलरी की तरफ नहीं देखना, आप काम करो। हाँ, तो उन्होंने मेरे को ना 20 हज़ार दिया जी। तो इस टाइम 20 हज़ार बहुत होता था। सुनील जी, एक प्रश्न देखिए, आपके ही उत्तर से एक प्रश्न निकलता हुआ, आपने कहा कि आपने जो फ्लावर की इंडस्ट्री है या पेस्टिसाइड की है, फिर आप मशरूम में गए, तो इन तीनों में आपने मशरूम को ही क्यों चुना? क्योंकि देखिए ये तो आपने बिल्कुल सच कहा कि हम हिमाचली सत्य बोलते हैं,
ठीक है, आपके मन से भी निकला कि मुझे उगाना नहीं आता लेकिन पढ़ा है, लेकिन इस ओर ही आप क्यों प्रेरित हुए? देखो ना, मेरी ऐसे तो मैं बताऊं, मेरी जो एमएससी थी जी, वो तो फल विज्ञान में थी, बिल्कुल। ठीक है। फिर फूल का किया वो क्या था, वो ऐसे लगता था मेरे को छोटी सी कंपनी है, कोई ऐसे छोटे से लोग चला रहे हैं इनको, उसके ऊपर मैनेजर है, वो काम नहीं कर रहे हैं और मेरे को ही भेज रहे हैं इधर उधर मार्केटिंग में ज़्यादा, वो खुद बैठे हुए। लेकिन जब मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा, जो मशरूम प्लांट था वो बहुत बड़ा था उस टाइम, बहुत बड़ी कंपनी थी, कम से कम उस टाइम उसका 400 करोड़ का वो सेटअप था। तो वहाँ मैंने देखा बहुत अच्छा सेटअप है, तो यहाँ मैं सीख लूँगा। तो मैंने जैसे फिर वहाँ ज्वाइन किया, तो फिर क्या हुआ, मैं बता रहा था मेरे को 20,000 दिया, तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद जो मालिक आए वो मेरे से बात नहीं करते थे, मालिक डायरेक्ट नहीं करता था, उनका जो जीएम जो रखे थे वो बात करते थे। तो उन्होंने बोला कि तेरी ड्यूटी जो है रात को लगा दी है। और रात को मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूं या रह लूँ यहाँ, पर उन्होंने बोला जो थे कि एक और था हमारा मैनेजर जो मेरे से सीनियर थे, वो जम्मू से थे, वो 48 साल के ना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए थे, वो थे स्पॉन्ड डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ जम्मू में। तो उन्होंने बोला देखो ये 48 साल में छोड़ के आए हैं, अब कमा रहे हैं यहाँ, आप तो बोले आप तो कम एज में आ गए, तो आपको तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें। तो फिर मैंने उस दिन ही प्रण ले लिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को सीखूंगा, कि ये मेरी फील्ड है। और मेरे को एक सुनील जी, इससे आपकी बातों से लगता है कि जब आपने देखा प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपने सोच को भी बड़ा किया, और जब इंसान सोच को बड़ा करता है तो अवश्य काम भी जो बड़ा बन जाता है। अब हम आते हैं आज के विषय की ओर। मशरूम का उत्पादन आपने प्रारंभिक स्तर पर जब प्रारंभ किया, कौन कौन सी चुनौतियों को आपने देखा? सर मैं वही जैसे 2009, 10, 11 तक मैंने वहाँ जॉब की जी। वहाँ मेरी सैलरी 20,000 से शुरू हुई, वो 70-80 हज़ार तक पहुँच गई। तो वहाँ बीच में जैसे गांव आया मैं, तो वहाँ एक ना गांव में मेरे मामा ही लगते थे, जैसे दूर पार के रिश्ते, वो मशरूम लगाते थे, तो उनको कोई दिक्कत आई। पीछे 1 साल उन्होंने क्या किया, थोड़े से बैग लगाए थे, 100-150 बैग लगाया था। तो 100-150 बैग उस टाइम 60 रुपये का बैग होता था, तो 9-10 हज़ार की खाद थी। तो उस टाइम उन्होंने कमा लिया, 20-25 हज़ार कमा लिया। तो अगले साल उनको हो गया थोड़ा सा कि मैं ज़्यादा लगा लूँ, तो उन्होंने 30-40 हज़ार के बैग खरीद लिए। तो उनमें दिक्कत आ गई थोड़ी, क्योंकि वो खाद अच्छी नहीं बनी थी। तो मैं घर गया, उन्होंने मेरे को बुलाया, बड़े कम मैं घर जाता था, तो उन्होंने बुलाया, एक बार देख ले, मैंने बहुत ज़्यादा बैग लिए थे। फिर मैंने बोला हाँ नुकसान तो बहुत हो जाएगा। मैं गया तो उसमें खाद में दिक्कत थी कि इसमें कंपोस्ट जो होती है मेन बेस है इसका, तो कंपोस्ट में दिक्कत थी। तो फिर मैं गया उनके पास, फिर मैंने फ़ोन किया जिसने वो खाद बनाई थी, तो उसने पहले तो बदतमीजी से बात की कि ये इसकी प्रॉब्लम है, किसान की प्रॉब्लम है। कहा नहीं है ये खाद की। फिर बोलते भाई साहब आप कौन? मैं कहा सुनील, मैं एग्रोडच में काम करता हूँ। बोले भाई साहब आपसे तो मिलना था। मैं कहा आप नहीं मिल सकते, जब तक मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, ठीक है। फिर उसी टाइम मामा जी ने, मैंने बोला भाई साहब आप कितने बैग बेचते हैं? बोले 40-50 हज़ार। फिर मैंने कहा आप तो 10-15 लाख कमा लेते हैं सीजन का, और बहुत बड़ी कमाई है फिर तो। लेकिन इसमें किसान का नुकसान हो जाए तो फिर क्या फायदा उसका? तो उसी दिन फिर उन्होंने, मामा जी ने बोला कि आप अपना क्यों नहीं शुरू करते यहाँ किसान। फिर उसी टाइम मैंने प्लान बनाया कि मैं अपना करूँगा। तो 2012 में मैंने फिर अपनी ज़मीन ली वहाँ कांगड़ा में, नूही गाँव, वो भी सस्ती ज़मीन ली खड्ड के किनारे, जहाँ मेरे को 20-25 हज़ार रुपये कनाल, 50 हज़ार रुपये बीघा के साथ, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास, संसाधन का होना बहुत क्योंकि हिमाचल में लोगों के पास संसाधन नहीं है। मेरे फादर जो एक क्लर्क थे, असिस्टेंट थे, जो भी थे, तो घर का ही गुजारा होता था। तो हम इस बारे में सोचते नहीं थे हिमाचल के लोग कि बिजनेस भी करना, कितना रिस्क हम। तो आपने इस समस्याओं का किस तरह से जो है मीट आउट किया आपने इन समस्याओं को? वही 2012 में मैंने जमीन ली और थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बनाया। तो वहाँ क्या हुआ, जब मैं बैंक वालों के पास गया कि मैंने जो स्ट्रक्चर बना दिया, लोन दे देंगे, वो बैंक वालों ने अंदर नहीं आने दिया मेरे को। एक बार गया, 2 बार, भाई साहब बोले आपके पास गारंटी है, कोई गारंटर है, कोई प्रॉपर्टी है? मैं कहा नहीं है, सिर्फ ये जो खरीदी है यही है, और जो स्ट्रक्चर बनाया। बोले तो 10-12 लाख का है टोटल। मैं कहा फिर कैसे करें? फिर मैं 2012 में वापस दूसरी कंपनी में जॉब कर, क्योंकि वहाँ से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, वहाँ से छोड़ा, फिर मैं दूसरी कंपनी में गया, फिर वहाँ 2-2.5 साल काम किया मैंने। वो हिमालय इंटरनेशनल में काम किया, वहाँ भी एज ए GM काम किया मैंने। तो उसके बाद फिर वहाँ भी 2 साल किया, फिर नहीं लोन हुआ, फिर वापस मैं नालागढ़ में आ गया, वहाँ भी काम किया।
थोड़े टाइम का, और लोनिंग का अपना देखता रहा भी होगी कि नहीं, या मैं कमा लूंगा फिर लगाऊंगा। कहने का मतलब कि संसाधन सबसे बड़ी चुनौती किसी भी प्रारंभिक स्तर पर चुनौती है, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी स्कीम नहीं थी गवर्नमेंट की, जैसे आज है मुद्रा लोन है, जल्दी लोन मिल जाते हैं। फिर भी आज थोड़ा गवर्नमेंट उसमें नॉर्मल रियायत दे दिया लोगों को, लेकिन उस टाइम नहीं था। फिर 2016 में, जैसे 2015 में वापस आया तो मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, वो बैंक में मैनेजर थे, कि आपका वो प्रोजेक्ट चला नहीं जी। फिर मैंने कहा लोन ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मेरा लोन किया, मदद की उन्होंने आपकी, उन्होंने 25 से 29 लाख का लोन किया, जिससे आपने जो प्रारंभिक स्तर पर छोटे से स्तर पे मैंने अपना काम शुरू कर दिया जी। तो सुनील जी, आज जैसे आप मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, कौन कौन सी किस्मों को आप वहाँ पर पैदा कर रहे हैं? ऐसे तो देखा जाए तो पूरे विश्व में जो खाने वाली मशरूम है उसकी 80 से 90 प्रजातियां हैं जी। लेकिन हम जो है, जो आज तो जिसका सबसे ज़्यादा बिजनेस है, जो इंडिया में, जो भारत में हम ग्रो कर रहे हैं, वो है बटन मशरूम, वाइट बटन मशरूम। इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है जी। क्योंकि इसकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा, और लोग इसको ही खा रहे हैं ज़्यादा। तो मैंने खासकर उसी किस्म को ज़्यादा लगाता हूँ। दूसरी है, इसमें एक ढिंगरी होती है जी। वो मशरूम जो वैरायटी है वो हम कम स्तर पे लगाते हैं जी। लेकिन मेन जो है मेरा जो है वाइट बटन मशरूम, इसी की प्रोडक्शन है, और रोज़ की जो है 4 से 5 क्विंटल जो है मेरी प्रोडक्शन है। शुरुआत में मेरी प्रोडक्शन जो है, जब मैंने आपको बताया 2015 से शुरुआत की थी, 16 में जब मेरा प्लांट शुरू हो गया था, तब मैं 100 से 150 किलो प्रोडक्शन करता था। तो धीरे 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 फिर मेरी लोनिंग भी बढ़ती गई। फिर मैं एक टाइम हुआ 2017 तक मैंने वही लोन बढ़ाते बढ़ाते 100 करोड़ तक पहुँचा दिया। तो उसके बाद बीच में कोरोना का भी थोड़ा प्रकोप रहा। कोरोना में मेरे को बड़ा नुकसान हुआ 2020 में, क्योंकि जो सबसे पहला केस आया ना 2020 में अप्रैल 5 अप्रैल को, वो उसी गांव में आया, नूही गांव में जहाँ मेरा प्लांट है। तो 15 दिन के लिए पूरा सील हो गया था प्लांट, ना मैं जा पाया, और मेरे कम से कम 6 कमरे जो है खराब हो गए थे। एक कमरे में ज़्यादा नहीं तो 4 लाख की मशरूम होती है, तो मेरे को 24 से 25 लाख का नुकसान हुआ था। फिर भी मैंने कोई ये नहीं किया, दुख नहीं जताया। मैंने कहा हिम्मत भाई, हाँ लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है ना। लेकिन भगवान की दया से मैंने ना उस टाइम क्या किया, जैसे मेरा 26 लाख का नुकसान हुआ, मैंने 5 लाख की और कंपोस्ट बना दी। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, 5 लाख और जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद शॉर्टेज हो गई सब्जियों की, जब सितंबर अक्टूबर आया, और मेरे पास मशरूम थी, औरों के पास नहीं थी, तो मैंने डबल रेट में बेची। तो वहाँ से मेरा ना 20 से 25 लाख, वहाँ से मतलब 18 से 20 लाख वहाँ से कवर हो गया मेरा 4 महीने में। सुनील दत्त जी, आज आपका जो वही साहस है, उसी के कारण आज आप एक सक्सेसिव फार्मर के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अभिनंदन के पात्र हैं, स्वागत के पात्र हैं। मशरूम सुनील जी, जैसा कि आप मशरूम का उत्पादन, आपने बताया कि ज़्यादातर बटन मशरूम का ही, क्योंकि खाने में इसकी उपयोगिता ज़्यादा रहती है। मशरूम की पैदावार के लिए किन किन घटकों का होना बहुत महत्वपूर्ण है? मतलब जब यदि कोई भी हमारा किसान, बागवान या बेरोजगार इसको स्वरोजगार के तौर पर अपनाना चाहता है, तो आपने बताया चलो ये जो संसाधन है वो तो एक समस्या है ही है, लेकिन जब पैदावार को वो शुरू कर देता है तब कौन कौन सी समस्याएं आती है, कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं? कंपोस्ट के बारे में बताइए थोड़ा, इस विषय पर थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। देखो, जो वाइट बटन मशरूम है जी, ये है एक, इसके लिए एक स्पेसिफिक तापमान जो होता है जी, वो ज़रूरी होता है जी। जब इसकी हम ग्रोइंग करते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, एक होता है खाद बनाना, कंपोस्ट जो वो अलग पार्ट है, और ग्रोइंग करना, उसको उगाना, वो ग्रोइंग रूम में होती है, जो ग्रोइंग हाउस बने होते हैं उसमें होती है, प्रोडक्शन रूम जो होते हैं उसमें होती है। तो ये 2 पार्ट हैं इसके मशरूम ग्रोइंग के। खाद बनाना जो है आप कहीं भी बना सकते हैं जी, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको गर्म एरिया में या ठंडे एरिया में जी, वो बन जाती है। लेकिन उसमें भी आपको 2 विधि हैं। पहले थी लॉन्ग मेथड, जो हम पहले बनाते थे, बड़े पुराने जो हमारे इंडिया में बनाते थे, भारत में बनाते थे, तो पुराने मेथड से बनाते थे, तो उसमें दिन ज़्यादा लगते थे, 25 से 26 दिन लगते थे। और उसमें क्या होता था, थोड़ा सा ना लोगों को दुर्गंध भी आती थी, तो लोग थोड़ा सा वो अनाए भी होते थे जो पड़ोसी होते थे। लेकिन फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड आया, जैसे हमारा DMR है, इन्होंने भी किया, जहाँ मैंने प्लांट में काम किया वहाँ हॉलैंड की टीम आती थी, वहाँ शॉर्ट मेथड था सारा, तो वहाँ से मैंने सीखा काम जी। तो वहाँ से फिर मैंने वही मेथड अपनाया, अपना प्लांट उस तरीके से ही बनाया। तो शॉर्ट मेथड में मैंने काम किया। मैं जो खाद बनाता हूँ आज वो 10 से 12 दिन में बनाता हूँ, वो इंडिया में शॉर्टेस्ट है जी। और उसके साथ मैं बनाता हूँ जैसे पैडी। सुनील जी, एक जो प्रश्न मेरे जहन में भी आया है और अवश्य ये किसान बागवानों के मन में भी रहेगा,
आपने कहा कि मशरूम को भी पैदा करना है और खाद को भी बनाना है। क्या खाद की उपलब्धता हमें बाजार से उपलब्ध नहीं हो सकती? क्या इसका स्वयं ही बना करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है? इस पर थोड़ा दृष्टिकोण डालें। सर, जब आप स्वयं बनाएंगे तो स्वयं आपको पता है कि मैं कैसे बना रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें हर एक तापमान को कंट्रोल करना, मैंने इसमें पानी कितना चाहिए, उसमें मॉइस्चर कितना चाहिए, पानी कितना, टेम्परेचर कितना चाहिए, ये सारा काउंट करता है। इसको मैंने कितनी हवा देनी है। जो शॉर्ट मेथड है हवा से बनता है, ये एरोबिक मेथड है। जो लॉन्ग मेथड है हमारा एनारोबिक है। तो इसमें हवा चाहिए होती है, ब्लोअर लगे होते हैं, इसमें बिन्स बने होते हैं। कुछ दिन बिन्स में रहेगी 6-7 दिन, उसके बाद फिर ये आ जाएगी टनल, जो बंकर होता है वो कंट्रोल कंडीशन होती है, उसमें रहेगी कुछ दिन। उसके बाद इसकी टोटल पाश्चराइजेशन करके उसका जब अमोनिया खत्म हो जाए, उसके बाद इसको ठंडा करके हम इसमें बीज बनाते हैं, तभी हमारी खाद तैयार होती है। और यही हमारे लोगों को जो है, जो लोग इसकी खेती करते हैं उनको कई बार पता नहीं होता कि हमने खाद जो ली है मेरी अच्छी है कि नहीं है। जी बिल्कुल सही। फिर वो अगर उसको अच्छी खाद नहीं मिलेगी तो एक साल वो ग्रो करेगा, जब वो घाटा खाएगा वो पीछे हट जाएगा। बिल्कुल कि मैंने अगली बार नहीं उगानी। आपके कहने का मतलब है खाद सबसे महत्वपूर्ण इसके पैदावार। हाँ, इसमें कंपोस्ट जो है सबसे, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके एक बैग में कितनी मशरूम निकल रही है। प्रोडक्शन तो होगी भाई मेरे इतने एरिया में इतनी निकल, प्रोडक्टिविटी होगी भाई यील्ड मेरी बिल्कुल एक बैग में 10 किलो का है तो उसमें 2 किलो निकलनी चाहिए, उसका मतलब होता है 20%। हम इंडिया में 20% को बड़ी अच्छी प्रोडक्शन मानते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे हॉलैंड वगैरह कंट्री है, ये लोग 40 से 50% प्रोडक्शन में पहुंच गए। मतलब 10 किलो कंपोस्ट से 4 या 5 किलो मशरूम लेते हैं। तो 4 और 5 किलो मशरूम जिस दिन मार्केट में एक फार्मर की आने लग जाए तो वो 100 रुपये खर्चेगा मान लो, तो वो 400 रुपया कमाएगा, तो उसका प्रॉफिट जो है 4 गुना हो जाएगा। लेकिन मतलब खाद का जो है स्वस्थ होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण, वो सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद है। फिर उसके बाद आती है इसकी प्रोडक्शन, जो ग्रोइंग रूम में चला गया। फिर इसमें बीज में एक चीज और होती है, बीज जो हमारा स्पॉन जो है स्पॉन लैब में बनता है, वो भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे इसका स्ट्रेन का होना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रेन यूज करते हैं। मोस्टली वो बाहर के, ये हॉलैंड के हैं या पेंसिल्वेनिया के हैं, वहाँ के स्ट्रेन आ रहे हैं, हॉलैंड के आ रहे हैं, वो यूज करते हैं हम इंडिया में भी। मैक्सिमम जो ग्रोअर है जितने भी मेरे इंडिया मतलब पूरे भारतवर्ष में जितने जान पहचान के, वो ज़्यादातर बाहर के स्ट्रेन यूज करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके वो यूज करते हैं आज की डेट। तो इसका अच्छा होना भी जरूरी है जो हमारा बीज है। जी बिल्कुल। फिर अब उसको आगे ग्रोइंग। ग्रोइंग में क्या है, इसमें जो हम इसकी ग्रोइंग करते हैं इसमें तापमान क्या होता है, इसमें तापमान हमारे को जो इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। पहले होती है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम स्पोन बोलते हैं, जो बीज जो है फैलता है उस खाद में। बिल्कुल सही। उस टाइम हमारे को 24-25 डिग्री टेम्परेचर भी चल पड़ता है जो बैग का होता है। लेकिन जैसे हमने उसकी प्रोडक्शन में लाना है उसको, उसमें हम केसिंग डालते हैं, उसके बाद उसको हवा भी देते हैं, उसको पानी भी देते हैं, फिर उसके बाद उसकी कूलिंग भी करते हैं। मतलब उसकी CO2 भी देखनी है हमने, हमारे को CO2 कब कितनी चाहिए और कितनी उसके ग्रोइंग के टाइम चाहिए। तो ग्रोइंग के टाइम हमारे को 1000 ppm तक चाहिए, लेकिन जो स्पोन होता है उस टाइम हम 10,000 ppm तक ले जाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे हमने घटाना है, तो उसको हम फ्रेश एयर बोलते हैं, उसको ताजी हवा दी, तब ये ऑक्सीजन उसकी बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब है कि खाद बीज के साथ साथ जो तापमान है, मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का होना भी इसके उत्पादन में बहुत आवश्यक है। जब इसकी सर इसको बोलते हैं पिनिंग आना। पिनिंग मतलब जब मशरूम बनना शुरू होती है, जैसे मटर का दाना होता है छोटा, वैसे से बनना, उस टाइम हमारे को 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर उसका तापमान चाहिए होता है। अगर यही तापमान 20 से ऊपर चला जाए तो पिन जो है डेवलप नहीं होगा। जब वो डेवलप नहीं होगा तो हमारी मशरूम नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे को दूसरा इसमें देखना है कि तापमान। इसलिए लोग जो है हिमाचल में जो है अपने घरों में काम कर सकते हैं, वो सर्दियों में कर सकते हैं। जब हमारा अक्टूबर महीना या जो ठंडे एरिया है हमारे, वो हो सकता है वो अगस्त लास्ट में भी बैग लगा सकते हैं। फिर वो अपना मार्च अप्रैल तक जो है सीजनली, इसको बोलते हैं सीजनली क्रॉप लेना। इसलिए इसमें क्या होगा, उनका खर्चा कम होगा स्ट्रक्चर बनाने में। तो शुरुआत मेरे को लगता है कि लोगों को जो है सक्सेस पाने के लिए कहाँ से करनी चाहिए कि वो सीजनली लगाएं, फिर वहाँ देखें कि मेरी प्रोडक्शन में कैसे लेनी है। जब एक बार उसको प्रोडक्शन करना आ गई, जब उसकी प्रोडक्टिविटी ले ली उसने, ठीक है मैंने एक बैग से 2 किलो ले ली, 3 किलो ले ली, मैंने कैसे ली, फिर वो लार्ज स्केल में जाए। वो एकदम ही लोग सोचते हैं कि हाँ ये जैसे हमारे होता है हिमाचल में, यह पड़ोसी बड़ा बन गया जिसने प्लांट खोला है, मैं भी रातों रात जो है करोड़पति बन जाऊं, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर है, आर्ट भी है और साइंस भी है। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी एक खेती बाड़ी है। और इसमें सुनील जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न है,
ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और समतल क्षेत्र है। क्या इसका उत्पादन, क्योंकि आप तो समतल क्षेत्र, क्योंकि हमारा जो कांगड़ा है वो एडजॉइनिंग जो है हमारे जो पंजाब का एरिया है या चंडीगढ़ का एरिया उसके साथ लगता है, क्या इसका उत्पादन ऊंचे क्षेत्रों में या मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी किया जा सकता है? देखो महाराज, जो आपने बताया ना, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जी हर जगह का। टेम्परेचर एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ भी अलग होगा। जी। जैसे कांगड़ा का प्लेन भी है, ऊपर धर्मशाला में चले जाओ वहाँ टेम्परेचर और कम है, या बड़ा बंगाल ले लो आप, उधर चले जाओ और कम है। ये हमारे लिए एक फ़ायदे वाला चीज़ है, क्योंकि अभी हमारी जो हिमाचल में मशरूम आ रही है वो प्लेन एरिया से आ रही है। हरियाणा तक की मशरूम, पंजाब तक की मशरूम अभी हमारे हिमाचल में बिक रही है। जी। आप मार्केट में जाना, शिमला में मंडी में जाना, आप पूछ लेना कि कहाँ की आई है जी, नीचे पंजाब से आई है। लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं उगा पाते? क्योंकि उनको प्रॉपर, अभी मेरे को लग रहा है जो डिपार्टमेंट है वो भी 5-6 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। 5-6 दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बोलते हैं आप स्ट्रक्चर बना दो, ये कर दो, उसमें फिर वही है, उनको खाद नहीं मिलेगी प्रॉपर, अवेलेबिलिटी नहीं होती यहाँ खाद की। अगर वो नीचे से मंगवाएंगे खाद तो यहाँ तक हो सकता है वो गर्म हो जाए या अच्छी नहीं मिले, तो फिर वो शुरू नहीं। इसलिए मेन है इसमें कि अगर हमारे ये भौगोलिक, अगर इनका हम यूज करें, जैसे शिमला है, यहाँ तो आप, मेरे को लग रहा है पूरा साल भर बिना एसी के आप उगा सकते हैं, और यहाँ रेट भी अच्छा है। तो यहाँ लोगों को अगर प्रॉपर उस चीज़ का पता लग जाए और उनको खाद अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और जो कंपोस्ट है घर में, तो एक स्वरोजगार का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि रेट यहाँ अच्छा है। जो अगर पंजाब के लोग यहाँ भेज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ रेट अच्छा है, ठीक है। पंजाब आपके कहने का मतलब है कि जब भी इसका उत्पादन प्रारंभ करे तो जो खाद है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक, सबसे महत्वपूर्ण खाद है। अगर खाद स्वस्थ होगी तो उत्पादन तभी आगे, फिर आपके ऑपरेशन आपके आगे तभी सक्सेस हो गए आप, जब आपकी खाद अच्छी होगी। सुनील जी, मशरूम की खेती यदि हमारा किसान बागवान करता है, या जैसे आप भी कर रहे हैं, तो क्या कोई रोग इनको प्रकोपित करता है? क्या रोगों से भी जो है मशरूम को कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है? जैसे हमारी सब्जियां हैं, ये भी एक सब्जी है, फंगस है लेकिन सब्जी में आती है। जैसे आपने देखा होगा कि पोलियो हाउस लगे बड़े, हमारे 1990 और 2000 के बीच बहुत ज़्यादा पोलियो हाउस लगाए लोगों ने, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि जहाँ भी कोई चीज़ होती है, कोई मानव या कोई पक्षी या कोई सब्जी, फुल, शुरू में तो अच्छा ग्रो करेंगे जब बैरन लैंड में, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, 1-2 साल बाद जो होस्ट होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उनको क्या है, खाने का मिल जाएगा होस्ट। तो होस्ट है, जब उनको खाने का मिल लगेगा, धीरे धीरे वो अटैक करना शुरू कर देंगे, बीमारी आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसा होता है। 2 या 3 साल बाद क्या है, आप प्रॉपरली जो है कमरे को धोएंगे नहीं, मशरूम लगा दिया आपने, फिर उसको जो जितना वेस्ट है, जो उसकी जड़ें हैं, डंडियाँ हैं, वहीं पड़े रहने देते हैं लोग, वो फेंकते नहीं है। उसमें क्या होता है, बीमारी पनपना शुरू हो जाती है। तो जैसे वीक होता है, लास्ट में मशरूम जो है खत्म होने लगती है, वो वीक हो जाती है, तो उसमें अटैक करना शुरू करते हैं, और हम नेग्लिजिबल लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता, किसान को, कि बीमारी क्या है। वो सोचते हैं हमने पानी से धो दी, निकल गई, धो दिया, वैसे नहीं होता। इसकी फ्यूमिगेशन होती है फॉर्मलिन से, तो इसमें बहुत बीमारी आती है। और ऐसी बीमारी आती है जैसे वेट बबल है बीमारी। जो वेट बबल बीमारी ऐसी है, जो आज प्लांट है आपका, वो तीसरे दिन आपके प्लांट को खत्म कर सकती है। तो आपके कहने का मतलब है कि प्रॉपर क्लीनिंग का होना बहुत ही जरूरी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन इसकी प्रॉपर। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा आज का विषय भी है, इसकी क्या महत्ता है? क्यों मशरूम को उगाया जाए? क्या इसकी महत्ता है, यदि हम इसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? देखिए सर, हमारा अभी भी हम 142 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन 3 से 4% है पूरे विश्व की। इसमें चाइना बहुत आगे है, 35 से 40% शायद तक वो उगा रहा है। हॉलैंड हो गया, यूएस हो गया। यूएस दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, 33-34 करोड़ लोग हैं। फिर भी वो और कंट्री से जो है मशरूम लेके कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ जो पर कैपिटा जो कंजप्शन है उनकी, हमारे से मेरे को लग रहा है कोई 100 गुना है। वो क्यों है? क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब मैं बताऊँ, जब बड़ा लंबा विषय हो जाए, जैसे अंग्रेज आए, वो हमारे को 2 चीज़ें सिखा गए, चाय पीने। मेरे को लग रहा है उन्होंने हमारे को अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई। मशरूम क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और ये हार्ट के लिए सबसे अच्छी है। खुद तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। जापान सबसे ज़्यादा मशरूम खा रहा है आज की डेट में, स्टाक के वहाँ ग्रो कर रहे हैं, वो मेडिसिनल है। दूसरी ऋषि मशरूम है,
गैनोडर्मा वो ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मशरूम में ग्रो कर रहे हैं। जी। हर जापानी रोज लगभग मशरूम डालता है हर सब्जी में, जी। क्योंकि उनको पता है। और उनकी ये देख लो आप, तो सुनील जी, आपके कहने का मतलब है कि ये यदि हम व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ ये हमारी शारीरिक दृष्टिकोण से आपको हार्ट की दिक्कत नहीं होगी, प्रोटीन ज्यादा होती है इसमें, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर सभी जो है विटामिन डी है जो हमारे शरीर शुगर के लिए अच्छी है। सुनील जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय जो है थोड़ा संक्षिप्त था और अब समय समाप्त हो रहा है, तो आप हम दर्शकों से अनुमति चाहेंगे। सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।